So I'll be starting with costing subject. Now, ये I suppose ये पूरा बैच फाउंडेशन क्लियर बैच है. Okay, ठीक है. So पहले you have to understand कि सब्जेक्ट क्या है. Once you understand what this subject is about, then we can start with the topic. Costing. This subject teaches us two things: how to find cost and how to reduce cost. ये दो चीज बताता है costing. Now, first if I ask you why you would like to reduce your cost, cost कोई क्यों reduce करना चाहता है? To increase the profits. तो एक ही reason है to increase the profit. Now, why we have to calculate the cost? So cost price calculate करने के पीछे reason है. मैं example लेके बताता हूँ. Suppose I am manufacturing this pen. Is it produced free of cost? कुछ तो cost लगा ही होगा. अब अगर मैं बोलता हूँ इसका selling price decide करना है कि I want to sell this pen in the market at what price? तुम लोग कोई भी बताओ selling price कैसे decide होगा? ऐसे random figure? ऐसे कोई भी random figure होगा क्या? So how do you decide selling price? Cost price plus profit equal to selling price. तो suppose मैंने इसका cost price derive किया. The cost price is 8. Okay, I want 2 rupees profit. So selling price should be how much? 10. तो ये selling price derive करने के लिए first I should know what? Cost price. So this subject will teach you how to find out the cost price. So why you want to find out the cost price? To decide your selling price. Okay. So if you see, this subject revolves around the word cost. तो हम लोग ये देखते हैं cost का मतलब क्या होता है. Cost मतलब all those cost incurred to produce and sell goods. मतलब क्या? Suppose ये पेन बना रहा हूं, इसको बनाने में तुम लोग बता सकते हो क्या क्या कॉस्ट लगता होगा? The name of the costs. प्लास्टिक लगता है, देख के समझता है. अंदर इंक होगी, एक रिफिल होगा, तो ये सब मटेरियल कॉस्ट हो गया. देन और क्या कॉस्ट लगता होगा? पहले तो जो वर्कर बनाएगा उसका लेबर कॉस्ट या वेजेस. फिर कहां पर बनाएगा? तो मशीन यूज होगी तो पावर, मशीन यूज होगी तो डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रेंट, बराबर है. देन फिर इसको बेचेंगे तो कुछ खर्चा और होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, सेल्स टैक्स भरना पड़ता है. ये सब खर्चा होने के बाद गुड्स बिकता है एंड यू अर्न प्रॉफिट. सो प्रॉफिट कमाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू प्रोड्यूस आल्सो एंड देन यू हैव टू. सो कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इंकर टू प्रोड्यूस एंड टू सेल द गुड्स. अब ये कॉस्ट किस चीज में बाइफरकेट होता है वो समझो. कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. डायरेक्ट कॉस्ट्स and second is indirect cost. ये डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इसका डिफरेंस मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. डायरेक्ट कॉस्ट अगर मैं डेफिनेशन लूंगा ना तो डेफिनेशन से कुछ नहीं समझेगा, वो एग्जांपल से समझ में आएगा. देखो डायरेक्ट कॉस्ट का पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं. इट इज अ कॉस्ट विच can be identified with
वन प्रोडक्ट ओनली, इससे कुछ समझ में आए? नहीं। एग्जाम्पल से देखो, सपोज दिस इज माई फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, शर्ट्स और टेबल्स. सो इन वन पार्ट आई एम मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स, अदर पार्ट आई एम मैन्युफैक्चरिंग टेबल्स. If I ask you, cloth is used for which product? Shirts. Wood? Table. Amount paid to tailor? Amount paid to carpenter? Fashion designer fees? इंटीरियर डेकोरेटर फीस. तो ऑल दिस कॉस्ट, कैन यू आइडेंटिफाई कि ये कॉस्ट कौन से प्रोडक्ट के लिए लगा? यू कुड डायरेक्टली ऐड, मैंने कुछ बताया एक भी आइटम, यू ओनली टोल्ड क्लॉथ इज फॉर व्हाट? शर्ट. वुड इज यूज्ड फॉर टेबल, टेलर फॉर शर्ट, कारपेंटर फॉर टेबल, फैशन डिजाइनर फॉर शर्ट, इंटीरियर डेकोरेटर फॉर टेबल. तो जो कॉस्ट हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कॉस्ट कौन से प्रोडक्ट पे लगा है, ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सो कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विथ वन प्रोडक्ट ओनली आर कॉल्ड एज विच कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट. मैं कुछ एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट लूंगा ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट विल बिकम मोर क्लियर. अब ये फैक्ट्री है, इसमें मैं शर्ट भी बना रहा हूं, टेबल भी बना रहा हूं, ठीक है, हाफ पार्ट में शर्ट, हाफ पार्ट में टेबल. ये फैक्ट्री मेरी ओन नहीं है, ये मैंने रेंटल पे ली है, ठीक है, तो आई हैव टू पे रेंट. तो समझो मैं रेंट पे करता हूं लैंडलॉर्ड को 20,000 रुपीज. बताओ रेंट आइडेंटिफाई करो, शर्ट के लिए कि टेबल के लिए? किसी एक के साथ आइडेंटिफाई करो. कैन यू आइडेंटिफाई दिस रेंट विथ वन प्रोडक्ट ओनली? तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट. इज दिस क्लियर? फैक्ट्री के बाहर वॉचमैन रखा है, वॉचमैन का पर्पस क्या होता है? सिक्योरिटी देना. विल ही वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट? आई हैव टू गिव हिम वेजेस. समझो उसका वेजेस है मंथली 5,000 रुपीज. अब बताओ 5,000 वेजेस कौन से प्रोडक्ट के लिए? एक के साथ आइडेंटिफाई करो. कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, वो दोनों के लिए. तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट. मंथ एंड पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, पावर का बिल आएगा ना, 10,000 रुपए. बताओ शर्ट का के टेबल का किसी एक के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं. तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? इनडायरेक्ट कॉस्ट. इज द एग्जांपल क्लियर टू यू? व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट? टेलर ओनली विथ शर्ट, कारपेंटर ओनली विथ टेबल, फैशन डिजाइनर ओनली विथ शर्ट, इंटीरियर डेकोरेटर ओनली विथ टेबल. जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो डायरेक्ट, जो नहीं कर सकते वो. इज दिस क्लियर? ठीक है. तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग, मतलब एग्जांपल से तो मैंने बता दिया. अब देखते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का बाइफर्केशन क्या है. ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है, दिस कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 पार्ट्स. टेल मी, ये सब जो एग्जांपल से डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल है, तो टेल मी व्हाट इज क्लॉथ फॉर अ शर्ट? रॉ मटेरियल. व्हाट इज वुड फॉर अ टेबल? रॉ मटेरियल. इज दिस डायरेक्ट कॉस्ट? तो और फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट इज व्हाट? तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. मैं पहले तीनों वर्ड लिख देता हूं. डायरेक्ट वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, और थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंस. तो ये 3 डायरेक्ट कॉस्ट क्यों है, उसका रीजनिंग. ये सब तीनों डायरेक्ट कॉस्ट है. व्हाट इज क्लॉथ फॉर अ शर्ट? वुड फॉर अ टेबल? रॉ मटेरियल. तो फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट इज व्हाट?
इज दिस क्लियर? हु इज टेलर फॉर अ शर्ट? लेबर या वर्कर. हु इज मैन्युफैक्चरिंग shirts for me? Who is carpenter for a table? Labor. Who is manufacturing tables for me? Again, will they work free of cost? So I have to pay them what? तो because they are manufacturing some product for me, इसलिए मैं wages पे कर रहा हूं. तो ये wages को बोलते हैं manufacturing wages. Manufacture करने का wages. तो your second direct cost is what? और उसका दूसरा नाम क्या है? और लास्ट, any other direct cost which is direct cost but which is not raw material, which is not wages, will come here. So देखो, ये दोनों direct cost है. Is this raw material cost? अच्छा, are they workers who are manufacturing shirts and tables? So remember, fashion designer कभी शर्ट नहीं बनाता है. फैशन डिजाइनर खाली क्या करेगा? डिजाइन, अपना ड्राइंग, क्रिएटिविटी देगा, और वो टेलर को इंस्ट्रक्शन देगा कि देखो ऐसे ऐसे शर्ट बनाना है. इंटीरियर डेकोरेटर खुद कभी फर्नीचर नहीं बनाता है, वो कारपेंटर को डिजाइन बना के देगा. और वो इंटीरियर डेकोरेटर का काम क्या है? वो बोलेगा कारपेंटर को कि यहां से ये वुड लेके आओ, यहां से दूसरा ये सब मटेरियल्स लेके आओ, इसको ऐसे कटिंग करो और इस डिजाइन का बना दो. ही हिमसेल्फ विल नेवर मैन्युफैक्चर. सो विल दे गेट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस? तो ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये वेजेस नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट है. तो ये ऐसा किधर आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस. इज द एग्जांपल क्लियर? ओके. नाउ बिफोर आई टेक इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसका ना एक इक्वेशन है, वो समझ लेते हैं हम लोग. क्या है वो इक्वेशन? मैं एक एग्जांपल लेता हूं. अगर मैं तुम लोग को पूछता हूं, हमारे पास गोडाउन में 100 kg रॉ मटेरियल है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. 100 kg. During the year I purchased 1000 kgs more. और लास्ट डे हमारे पास गोडाउन में 200 kg रॉ मटेरियल बच गया. सो टेल मी, कितना रॉ मटेरियल यूज किया? कैसे आया 900? पहले तो लॉजिक समझो. 100 था मेरे पास, पहले से 1000 और खरीदा. सो कितना हो गया? 1100. 1100 में से लास्ट डे कितना बच गया? 200 स्टिल विथ मी. सो हाउ मच आई हैव यूज्ड? 900. सो बताओ, डिड यू ऐड ऑल दिस? ये सब ऐड किया गया? तो क्या ऐड किया, क्या माइनस किया? ओपनिंग में परचेसेस को क्या किया, और क्लोजिंग को? तो 900 आ गया. सो इफ आई आस्क यू, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का इक्वेशन क्या हुआ? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस this becomes your raw material consumed. Correct? अब इसमें है ना, खाली एक चीज और देखना है. परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस ऐड होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज परचेज रिलेटेड एक्सपेंस and why it is added? ये दो चीज मालूम करना. So let me take you some example. Have you heard about carriage inward? Do you all know what is carriage inward? So tell me, what is carriage inward? Transportation. But क्या transportation? Sorry? हाँ बोलो बोलो. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ व्हाट? ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. कैरेज इनवर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फैक्ट्री. एग्जांपल है तुम्हें. सपोज वी हैव अ फैक्ट्री एट बॉम्बे, और मैं ना दिल्ली से कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं. आई एम परचेजिंग 1000 kgs of raw material from Delhi at 10 rupees per kg. तो कितना परचेस कॉस्ट हो गया? 10,000.
मैं परचेस कहां से कर रहा हूं? दिल्ली से। और यूज कहां पे कर रहे हैं? तो दिल्ली से बॉम्बे लाना पड़ेगा। सपोज आई एम ब्रिंगिंग बाय ट्रेन, तो विल इंडियन रेलवेज डिलीवर दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे फ्री ऑफ कॉस्ट? दे विल चार्ज मी समथिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज कॉल्ड एज कैरेज। ये खाली कैरेज होता है। अब इनवर्ड क्या आउटवर्ड वो हमारे पर डिपेंड होता है। अगर गुड्स फैक्ट्री में आ रहा है तो उसको बोलते हैं, और गुड्स बाहर जा रहा है तो आउटवर्ड। तो सिंस द गुड्स आर कमिंग इन, इट इज कॉल्ड एज इनवर्ड। तो सपोज रेलवेज इज चार्जिंग मी 2 रुपीज पर केजी, तो मुझे रेलवेज को कितना देना पड़ेगा? 1000 केजीज का 2000। सो इफ आई आस्क यू, अल्टीमेटली ये रॉ मटेरियल मुझे कितने का पड़ा? इस 12,000 में परचेस कॉस्ट कितना है? दिस 2000 इज कैरेज। इज दिस एन एक्सपेंस इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस? तो इसको बोलते हैं परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। और ये परचेस में क्या किया उन्होंने? इज दिस क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज लेट्स से यू वांट टू बाय अ टेक्स्ट बुक। एक ऑथर की टेक्स्ट बुक खरीदनी है। The printed price of the textbook is 100 rupees. But ये textbook है ना, it is not available in your local area. तुम जहां पर रहते हो वहां पे available नहीं है. Let's say it is only available at a shop at Churchgate. ठीक है? So if you are interested in buying that book, you will have to travel to Churchgate. Let's say you are going by train, and I assume you are not going without ticket. So first thing you will have to buy a railway ticket. Let's say 20 rupees का ticket. You buy the ticket. You reach that shop at Churchgate. तुम शॉपकीपर से बुक मांगते हो. शॉपकीपर will ask for money. वो कितना पैसा मांगेगा? वो कितना मांगेगा? 100. तो कैन यू से नहीं, अभी 20 रुपीज तो मेरा आने जाने में लग गया, तो अभी मैं 100 नहीं, मैं तो 80 दूंगा. Will he agree? No. तो if you want to buy the book, you have to pay 100. तो बताओ अल्टीमेटली बुक कितने की पड़ी? 120 की पड़ी. उसमें पूरा 120 परचेस कॉस्ट है क्या? परचेस कॉस्ट कितना है? और 20 इज द ट्रैवलिंग कॉस्ट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ. तो ये हो गया परचेस रिलेटेड एक्सपेंस. ये इसमें क्या करेंगे? ये समझा? इन दोनों में बेटर ये समझा होगा. क्यों मालूम है? क्योंकि ये अपना पैसा है ना, खुद का पैसा 1-1 रुपया वैल्यूएबल होता है, तो फटाफट कैलकुलेशन भी आता है, आंसर भी देखो सबका आया. यही चीज कंपनी के लिए किया तो थोड़ा कोई दूसरी पार्टी है तो इतना इंटरेस्ट ही नहीं होता है. करेक्ट? बट इज द एग्जांपल क्लियर टू यू? ठीक है. अच्छा समझो, अभी यही एग्जांपल लेता हूं मैं. लेट्स से मैं ना बाहर से परचेस कर रहा हूं, आउट ऑफ इंडिया से लंदन से परचेस कर रहे हैं हम लोग. वी आर परचेजिंग द प्रोडक्ट फॉर 100 रुपीज पर केजी. ठीक है. वहां से इधर तक बॉम्बे तक लाने के लिए शिप का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10 रुपीज पर केजी है. ये परचेस कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है 10 रुपीज पर केजी. ठीक है. अभी रास्ते में अगर समझो शिप डिस्ट्रॉय हो गई या शिप डूब गई तो मेरा गुड्स वेस्ट हो जाएगा, तो उसका इंश्योरेंस निकालते ताकि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सके. तो सपोज इंश्योरेंस कंपनी इज चार्जिंग मी प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर केजी. गुड्स बॉम्बे पहुंच गया, तो यहां पे गुड्स जब बॉम्बे पोर्ट पे पहुंचेगा तो वहां पे कस्टम्स डिपार्टमेंट पहले अपने पास रखेगा. फिर हम लोग को क्या देना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी 2 टाइप की होती है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी. इस केस में कौन सा देना पड़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी पर पे करना पड़ेगा. तो लेट्स से इंपोर्ट ड्यूटी इज 4 रुपीज पर केजी. कस्टम्स ड्यूटी, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी. अल्टीमेटली जब गुड्स तुम्हारे फैक्ट्री में पहुंचा वो कितने का पड़ा? कहा 1 लाख. वो 1000 केजी वो सब नहीं, खाली 1 केजी का ही समझो. पर केजी कितने का पड़ा? 116 का पड़ा. इसमें परचेस कॉस्ट कितना है? और ये सब कॉस्ट एक्सपेंस है, इंकर्ड एट द टाइम ऑफ.
तो ये इसमें क्या करेंगे? सो ऑल द एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू. व्हाट आर परचेज रेट एक्सपेंस, व्हाई इट इज एडेड, इज दिस क्लियर? ठीक है. नाउ इनडायरेक्ट कॉस्ट मुझे समझाना है. तो बिफोर आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस, यू विल राइट दिस. पूरा कुछ नहीं लिखना है, खाली है ना, ऐसा करो एक डबल साइडेड पेज लो. टेक अ डबल साइडेड पेज. इधर कॉस्ट इज कॉस्ट इनका टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स. लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 डायरेक्ट कॉस्ट, और राइट हैंड साइड में मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखवाता हूं. या चलो मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद करोगे, लिखोगे. ये एग्जांपल्स भूलोगे नहीं ना? ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में बता देता हूं. अब देखो, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हम लोग ने नाम जो दिया वो कन्वीनियंस के लिए दिया, लेकिन जब सम्स होगा ना तो उसमें कभी भी वर्डिंग डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं आएगा. इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट द वर्डिंग इन द क्वेश्चन विल बी प्राइम कॉस्ट, and instead of indirect cost the wording will be overheads. तो जो indirect cost या overheads है, that is also divided into 3 parts. एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिफरेंट प्लेसेस होते हैं: फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम. फैक्ट्री इज फॉर व्हाट पर्पस? ऑफिस इज फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. शोरूम इज फॉर. सो 3 जगह होती है. तो फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये O/H है ना, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ओवरहेड्स. ऑफिस का जो एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. और शोरूम का जो होता है उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. वेट, आई टेक सम एग्जांपल्स. पहले समझ लो एग्जांपल, फिर लिखना. पहले मैं बहुत इजी एग्जांपल देता हूं. फैक्ट्री रेंट कहां पर आएगा? ऑफिस रेंट, शोरूम रेंट, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, ऑफिस मैनेजर सैलरी, सेल्स मैनेजर सैलरी, एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट किसके लिए करते हैं? टू सेल द गुड्स. कमीशन टू सेल्समैन, ठीक है. अकाउंटेंट सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां पे यूज होता है? ऑफिस. पावर, ये सब इजी एग्जांपल्स हैं. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन. डिलीवरी वैन क्या चीज के लिए होता है? टू डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर. तो ये जो एक्सपेंस है वो खाली सेलिंग का एक्सपेंस नहीं है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी खर्चा इधर ही आता है. करेक्ट? ऑल दिस एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू? अच्छा, अब थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल्स. तो इसमें सबसे फर्स्ट मैं टैक्स का एग्जांपल लेता हूं. टैक्स. सी, इंडिया में there are different types of tax which a businessman has to pay. तो ये मैं थोड़ा डिफरेंट वे में बता रहा हूं.
कि डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज अ बिग मिस्टेक, जिसके और गवर्नमेंट भी बोलती है कि जो भी मिस्टेक तुम करोगे बिजनेस में, वो हर मिस्टेक पे टैक्स भरना है. सो देखते हैं बिजनेसमैन क्या क्या मिस्टेक करता है. फर्स्ट, द बिजनेसमैन जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ही विल फर्स्ट परचेस रॉ मटेरियल. तो सबसे पहले बिजनेसमैन परचेस करता है. तो गवर्नमेंट सेज व्हाई डिड यू परचेस? डिड वी टेल यू टू परचेस? मिस्टेक. सो यू हैव डन द मिस्टेक ऑफ परचेसिंग, इसलिए यू हैव टू पे परचेस टैक्स. अभी यू विल से कहां पे परचेस टैक्स तो कभी सुना ही नहीं है. सेल्स टैक्स सुना है, परचेस टैक्स नहीं सुना है. अभी थोड़ी देर पहले सुना है. मैंने अभी बॉम्बे दिल्ली वाला एग्जांपल लिया था, फिर लंदन टू दिल्ली, लंदन टू बॉम्बे वाला एग्जांपल लिया था. मैंने बताया था शिप से आ रहा है, पोर्ट पे कस्टम्स डिपार्टमेंट उसको टेक ओवर करेगा. हम लोग को कस्टम्स डिपार्टमेंट को क्या देना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी में इंपोर्ट ड्यूटी की एक्सपोर्ट ड्यूटी. तो इंपोर्ट ड्यूटी इज इट अ टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ? तो ये परचेस टैक्स है. इज दैट क्लियर? फिर समझो यही दिल्ली टू है ना, वो दिल्ली वाला एग्जांपल लिया था ना. दिल्ली से बॉम्बे में ट्रक पे लेके आ रहा हूं, तो जैसे वो बॉम्बे की टेरिटरी में एंटर होगा तो टोल नाका आएगा, वहां पे क्या देना पड़ेगा? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. इज ऑक्ट्रॉय टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ? ये परचेस टैक्स. तो बाहर से खरीदोगे तो इंपोर्ट ड्यूटी, अंदर से खरीदोगे तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. परचेस टैक्स. कहीं से भी परचेस करो, कुछ नहीं छोड़ेंगे. परचेस करने के बाद बिजनेसमैन उस रॉ मटेरियल से ही विल मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड्स. सो गवर्नमेंट आस्क्स व्हाई डिड यू मैन्युफैक्चर? डिड वी टेल यू टू मैन्युफैक्चर? सेकंड मिस्टेक. तो तुमने मैन्युफैक्चरिंग करने का मिस्टेक किया है, इसलिए यू हैव टू पे मैन्युफैक्चरिंग टैक्स. अब मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, हैव यू हर्ड अबाउट एक्साइज ड्यूटी? सो इट इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग. कभी भी कोई भी बिजनेसमैन मैन्युफैक्चर करेगा ना, ही हैज टू पे एक्साइज ड्यूटी. मैन्युफैक्चर करने के बाद बिजनेसमैन क्या करेगा? सेल करेगा. थर्ड मिस्टेक, सेल्स टैक्स ही हैज टू पे. ये सब करके अगर गलती से उसने प्रॉफिट कमा लिया तो गवर्नमेंट को उसमें भी ऑब्जेक्शन है कि व्हाई डिड यू अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमा है तो फोर्थ मिस्टेक, यू हैव टू पे इनकम टैक्स. सो डिफरेंट मिस्टेक पे डिफरेंट टैक्सेस है. ठीक है, अब देखते हैं कहां पे क्या क्या टैक्स आएगा. चलो मैं तुम लोग को पूछता हूं, ये परचेस टैक्स कौन से हेडिंग में आएगा? अच्छा, एक चीज मैं पहले तुम लोग बता दो, जब भी तुम लोग साथ में आंसर दोगे ना, ऐसा कभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा और तुम लोग साथ में आंसर दोगे ना, तो वो हमेशा रॉन्ग होगा. हमेशा रॉन्ग ही दोगे तुम लोग. तो ये रॉन्ग है. परचेस टैक्स, इट इज अ टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेस. और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक्सपेंस इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस, ये कहां पर आएगा? परचेस रिलेटेड एक्सपेंस. तो ये परचेस टैक्स इधर आएगा. मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, दैट इज एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होता है? तो ये आएगा फैक्ट्री ओवर में. सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स है ना, नहीं आता है, कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं करते. क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? ये पार्ट मैं आज के लेक्चर में नहीं करूंगा. देयर आर टू पार्ट्स यू शुड नो. फर्स्ट, विच कॉस्ट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस सब्जेक्ट. सेकेंड, विच कॉस्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड. मैं दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं. तो टुडे विल जस्ट डिस्कस विच आर रिकॉर्डेड. आगे के लेक्चर में करेंगे कि कौन सा कॉस्ट नहीं रिकॉर्ड होता है. इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, तो टैक्सेस समझा पार्ट. ओके, अभी एक और इजी एग्जांपल जो मैं स्किप कर गया. कैरेज आउटवर्ड किधर आएगा बताओ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ देयर आर सम टेक्निकल एग्जांपल्स जो जब तक उनका मीनिंग नहीं मालूम होगा ना, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कहां पर आएगा. जैसे
क्या मालूम है मीनिंग? तो हॉलेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद इन द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री इनसाइड द फैक्ट्री। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, रिलायंस पेट्रोलियम का जो जामनगर गुजरात में जो उनका फैक्ट्री है, दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। इट इज स्प्रेड इनटू सेवरल एकर्स, एकर्स भी मैं छोटा वर्ड बोल रहा हूं, बहुत बड़ा लैंड का पीस है। मतलब अगर मैं इसको बॉम्बे के टर्म्स में एग्जांपल लूंगा ना, तो द प्रॉपर्टी प्रीमाइसेस स्टार्ट्स फ्रॉम बोरीवली टिल विलेपार्ले सांताक्रूज, इतना ह्यूज डिस्टेंस है। अभी इसी से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि रिलायंस ने है ना उस फैक्ट प्रीमाइसेस का है ना टेररिज्म इंश्योरेंस निकाला है। टेररिज्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है, मतलब 10,000 रुपीज की पॉलिसी का, नहीं सॉरी 100 रुपीज का प्रीमियम होता है ना, वो 3 या 4 पैसे होता है। 10,000 रुपया ये सब कुछ होगा ना तो 2 या 3 रुपया प्रीमियम आता है उसका। तो रिलायंस ने ना उसका टेररिज्म इंश्योरेंस निकाला है, जिसका प्रीमियम वो साल का 300 करोड़ रुपया भरते हैं। 300 करोड़ रुपीज द प्रीमियम विच दे पे एवरी ईयर। उन्होंने जो इंश्योर अमाउंट करवाया ना, दैट इज अराउंड 80 to 90,000 करोड़ रुपीज, इतने का इंश्योरेंस निकाला पॉलिसी। क्योंकि है ना कराची से है ना जामनगर 15 मिनट्स है वाया फ्लाइट, मिसाइल को तो और कम टाइम लगता है। तो जब तक अपने रिएक्ट करेंगे ना तब तक एक बार वहां पे कुछ रिएक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए ना उन्होंने टेररिज्म इंश्योरेंस निकाला है। अच्छा, दैट टेरर जो ये का इंश्योरेंस कंपनी है ना जिसने इसका इंश्योरेंस लिया है, दे ऑल्सो फियर कि अगर कुछ हो गया तो इतना पैसा वो देने के पहले उन लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो उस इंश्योरेंस कंपनी ने इसका री इंश्योरेंस निकाला है, अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी से, कि हम लोग अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते इसको, तो कुछ होता है तो आधा तुम लोग भरना, आधा हम लोग भरेंगे, हाफ ऑफ प्रीमियम शेयर करेंगे। सो अभी इट इज सच ह्यूज प्रीमाइस, मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि बोरीवली से सांताक्रूज इतना, तो देयर विल बी ऑब्वियसली एक एंड से दूसरे एंड तक मटेरियल लेकर लेके जाना है, या वर्कर्स को एक जगह से दूसरे जगह लेके शिफ्ट करना है, तो अंदर कुछ फैक्ट्री के अंदर कुछ व्हीकल्स होंगी जो मटेरियल और वर्कर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगी। तो उन व्हीकल्स का पेट्रोल डीजल कॉस्ट और ड्राइवर्स की वेजेस या सैलरी, ये सब जो कॉस्ट लगता है विद इन द फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद इन द फैक्ट्री, ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं? हॉलेज। और एक बार अगर एग्जांपल समझ में आ गया, अभी अभी कहां पर आएगा बताओ? एक बार मीनिंग मालूम पड़ गया, सो इट विल कम अंडर व्हिच हेड? फैक्ट्री। इज दिस क्लियर? देन काउंटिंग हाउस सैलरी। देखो, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ काउंटिंग हाउस, काउंटिंग हाउस मीन्स अकाउंटिंग हाउस। काउंटिंग हाउस का मतलब ही होता है अकाउंटिंग हाउस, दैट हाउस वेयर अकाउंट्स आर केप्ट। तो वेयर इज अकाउंट्स केप्ट? So, ये ऑफिस, ऑफिस सैलरी कहां पर आएगा? ये समझा? लास्ट एग्जांपल, ड्राइंग ऑफिस सैलरी कहां पर आएगा बताओ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ये एडवांस्ड एग्जांपल है। अगर ऑफिस वर्ड देख के तुम लोग ऑफिस बोलोगे तो फिर इसमें एडवांस क्या है? ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। तो पहले तो अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्राइंग ऑफिस सैलरी, और फैक्ट्री में क्यों आएगा? इट इज सैलरी पेड टू दोस एम्प्लॉइज हु आर सिटिंग इन द ऑफिस एंड ड्राइंग। हाँ, it is salary paid to those employees who are sitting in the office and drawing. Now what they are drawing, जिसके लिए सैलरी मिल रहा है, तो ये मेनली है ना ऑटोमोबाइल कंपनी में लगता है। ऑटोमोबाइल कंपनी में क्या होता है मालूम है? जैसे कंपनी लाइक मारुति कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ह्यूंडई, इन लोग ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक न्यू टाइप का कार लॉन्च करते हैं।
अभी यू मस्ट हैव सीन मारुति के कितने सारे मॉडल्स ओवर द इयर्स आ गए, स्टार्टिंग विद मारुति 800, फिर एस्टीम, मारुति बलेनो, जेन, स्विफ्ट, फिर स्विफ्ट डिजायर, फिर वो मैच बॉक्स जैसा वर्सा, वो ऐसा शेप है ना उसका, और फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए उन्होंने। अब सपोज मारुति को है ना, अगर एक न्यू कार लॉन्च करनी है स्पोर्ट्स कार टाइप जो टुडेज जनरेशन को अपील करे, तो मारुति का जो डायरेक्टर होगा उनके यहाँ पे है ना, कंपनी के यहाँ पे फुल टाइम डिजाइनर्स होंगे। डिजाइनर का काम क्या होगा, मतलब कंपनी का डायरेक्टर उसको बताएगा कि देखो स्पोर्ट्स कार चाहिए तो थोड़ा लुक ऐसा होना चाहिए कि जो यंग जनरेशन है ना उसको फास्ट अट्रैक्ट कर सके, अंदर सारे गैजेट्स होने चाहिए जो उनको अपील, यूथ को अपील कर सकते हैं। तो वो डिजाइनर का काम क्या होगा मालूम है, वो वेरियस डिजाइन बना बना के दिखाएगा। अभी डिजाइन वो पेपर पे नहीं बनाते, इट इज अ 3D मॉडल, कंप्यूटर पे 3D मॉडल होता है। मतलब उसमें 3D मॉडल अभी तुमने देखा, अब जैसे वहां बिल्डिंग्स के जो रियल एस्टेट के जो बिल्डर्स होते हैं उन लोग अपना प्रोजेक्ट का वीडियो बताते हैं कि देखो हमारे ये अभी तक तो जमीन नहीं होती है, वो भी मुश्किल से होता है, वो बताते देखो इधर बिल्डिंग बन गई, देखो ये आपका फ्लैट है, देखो आप अंदर घूम रहे हो, वो सब पूरा डिजाइनिंग के साथ बताते हैं ना। देखो ये पूल एरिया है, यहाँ पे क्लब हाउस है, सब चीज बता देगा, गार्डन है, जॉगिंग ट्रैक है, सब चीज बता देगा। तो वो क्या होता है मैं, उन लोग जो उसका डिजाइनर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है ऑटो कैड, तो कैड वाले मशीन पे है ना उन लोग पूरा उसका प्रोजेक्ट का डिजाइनिंग करके वर्चुअल, नॉट रियल बट वर्चुअल बताते हैं उन लोग। तो सेम वे है ना, जो कंप्यूटर डिजाइनर होगा ना उनका काम ये होगा कि है ना डिफरेंट डिफरेंट कार्स का मॉडल बताना पड़ेगा, वर्चुअल 3D डिजाइन। तो उसमें यहां तक होता है कि दे विल, मतलब इट विल कम लाइक ऐसे कार आते हैं, कार का गेट खुलेगा तो उससे वर्चुअली यू विल कम टू नो कि कितना लेग स्पेस है अंदर, अगर क्रैश होता है तो एयरबैग्स कैसे खुलेगा, क्या क्या गैजेट्स हैं, ये सब चीज डिटेल से ना वो 3D डिजाइनिंग करके दिखाना पड़ेगा। और जरूरी है कि एक डिजाइन, जो एक डिजाइन बताएगा वही अप्रूव हो जाएगा, 2-3 डिजाइन दिखाएंगे उसमें से एक शायद पसंद आएगा। तो जो डिजाइनर होता है उसका फुल टाइम काम क्या है, वेरियस ड्राइंग बना बना के दिखाना कंप्यूटर पे, फॉर विच दे विल बी पेड सैलरी। सो ही विल बी वर्किंग एट ऑफिस, बट बताओ वो जो काम कर रहा है अल्टीमेटली वो ऑफिस का काम कर रहा है कि फैक्ट्री का काम कर रहा है, मतलब उसका वो डिजाइन यूज कहां पर होने वाला है। तो ही सिटिंग इन द ऑफिस, बट ही इज ही डूइंग एन ऑफिस वर्क ए फैक्ट्री वर्क, तो वो कहां पर आएगा। सो ड्रॉइंग, ऑफिस, सैलरीज। ये एग्जांपल्स क्लियर हुए? Have you understood this? So first write on these examples. Double sided पेज पे